हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो ये सेशन मैं आपके लिए रखा है फॉर द आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स है। इवन आपको इसमें एल आई सी डबल ए मेन्स या फिर कोई भी आप बैंक या इंश्योरेंस का मेंस एग्जाम उठा लो, हर एक एग्जाम में आपको इससे बेनिफिट मिलना चाहिए, मिलने वाला है। तो ये सेशन हमने डिसाइड किया कि हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखें यूट्यूब में हमारे व्यूअर्स के लिए, सो दैट आपको एक जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एटलीस्ट आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिले किस तरीके का पेपर मेंस में आता है, और आप इस वीडियो को देख के यहाँ से थोड़ा आप फॉलो करके यहाँ से यहाँ पे आप थोड़ा सा को लेके आप प्रिपरेशन में आगे जा सकें। क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जब अभी हम को स्टार्ट करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी कोई क्वेश्चन को देखें तो आप टाइम पे ही इस वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को अपने ही तरीके से बनाने को ट्राई कीजिए। प्लीज 3 से 4 मिनट हर क्वेश्चन को देखिए, अगर वो बन जाता है बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं भी बनता है तो थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर फिर भी नहीं बनता है तो फिर आप मेरा सोल्यूशन दीजिए। और अगर आप बना भी लेते हैं, अगर इन केस ऐसा होता है कि आप बाई चांस आप बना रहे लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सोल्यूशन जो है वो काफी लंबा खींच है, तो फिर भी आप मेरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपको इससे बेनिफिट। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी डिले। ये हमारा मॉड्यूल है, इसमें पहला सवाल, ये सवाल देखिए, प्लीज ट्राई कीजिए। देखो, इस सवाल में कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ऑनियन एंड टोमेटो इंक्रीज्ड बाय, ऑनियन का दाम बढ़ा 2%, टमाटर का दाम बढ़ा 5%, वेयर इज देयर वाज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वेयर इज देयर वाज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो, पोटैटो का जो दाम है वो घट, इसके वजह से टोटल एक्सपेंस ऑन दिस आइटम्स इंक्रीज बाय 1%। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंस ऑन ऑनियन टोमेटो एंड पोटैटो, ऑनियन टोमेटो पोटैटो में जो एक्सपेंस था उसका रेशियो 15:7, और मैं इसको 15x 7x, और आपको बोला है कि ओवरऑल एक्सपेंस जो है, टोटल एक्सपेंस आइटम्स 1% से, टोटल एक्सपेंस कितना है 15, 7, 22 और 13, 35, ये 1% से बढ़ा है, यानी कि 35x का 1%, 35x का 1% हो जाएगा आपका 0.35x, ये बढ़ा है 35.5x। ये आपका इनिशियल कॉस्ट एक्सपेंस है, ये हमारा फाइनल एक्सपेंस। ऑनियन का दाम 2% बढ़ा है, ऑनियन का 115x है, 15x का 2% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 15x का 1% 0.15x होगा, 2% उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 0.3x। 0.3x अगर ये बढ़ा है, ये कितना हो जाएगा? टमाटर का जो दाम है वो 5% बढ़ा है, 5%।
7x का 5% होता है 0.35x, 7x का 10% 0.7x होता है, का हम आधा करेंगे तो 0.35x, तो 7.3। अभी देखो आपको इनिशियल एक्सपेंस पता है, फाइनल एक्सपेंस हम भी पता है, मैं पोटैटो का फाइनल एक्सपेंस बता सकता हूँ ना। क्या करेंगे, 35.35 है, यहाँ पे 50.3 है और 7.5 है, दोनों को ऐड करने से आ जाता है आपका 2265 चाहिए 35.3। कितना एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप बोलोगे सर 13 नहीं हो सकता, 13 से 13, 22 प्लस 13, 13 से 0.3 कम है, मतलब 12.7 होगा, ठीक है, 12.7, 13 से 12.7x हुआ है, मतलब कितना घटा है, आप बोलोगे सर 0.3 घटा है, कितने में, 13 में, 0.3 बाई 0.3 इंटू 100 30 हो जाएगा, बाई 13 करूंगा तो 13 टू जा 26, 4 आएगा, पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 13 3 जा 39, 0.3, ठीक है, आसान सवाल है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करने जाओगे तो सवाल, इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ए विमेन बाइज ए रिंग विद ए मार्क प्राइस ऑफ 1500 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, एक रिंग खरीदा है, पे मार्क प्राइस 1500 का है और डिस्काउंट 10% का है, तो सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता, मैं देखते हैं बात। She also buys a pair of bracelets at a discount of 30% having mark price of 25। वो कुछ ब्रेसलेट्स भी लेती है, उसका मार्क प्राइस 2500 है और डिस्काउंट 30%, अगर 30% डिस्काउंट है और 2500 का 30% 3 into 3 यानी कि 750 होता है, 750 का अगर डिस्काउंट देंगे तो कितने में जाएगा ये, 1750। She gains an extra 10% discount on the total purchase price of ring and bracelets if she ended up paying 2100। यहाँ पे बात है कि उसने टोटल 2100 पे किया, बट उसको टोटल सेलिंग प्राइस पे 10% का डिस्काउंट भी मिला है, तब जाके उसने 2100 पे किया। मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूँ कि 10% मिला है एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस को हम एक्स मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस को अगर एक्स मान उस पे 10% डिस्काउंट मिला है, मतलब 10% घटा के 9/10x में सेल किया होगा, और उसका वैल्यू है आपका, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 7 बार, ये 3 कटेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 7000। तो x का वैल्यू आ गया 7000/3, आपका टोटल सेलिंग प्राइस है 7000। ये वाला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये टोटल से इसको माइनस कर देते हैं, तो 7000/3 माइनस 1750 जाएगा भाई, 3 कॉमन आ जाएगा इधर, एलसीएम 7000 माइनस 7000 माइनस 17, 17, 17, 17, एमपी हो गया 1500, एसपी हो गया 1750/3, रेशियो ले लेता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कटेगा 7 बार, 25 6 बार, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 18 का सामान साथ में, 18 का सामान अगर साथ में बिका है, मतलब डिस्काउंट है 11 का, 11 का डिस्काउंट 18 में, अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो आराम से कर, 9/18 प्लस 2/18, 9/18 होता है 50%, 2/18 1/9 होता है 11.11%, का वैल्यू होगा 6। मैं आपके लिए सवाल फिर से कर देता हूँ, सवाल कह रहा है कि
एक विमेन ने एक रिंग खरीदा जिसका मार्क प्राइस 1500 है, उसने D% का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया है वो D% है, उसको रहने दो। अभी हम इसमें ये सब नहीं करने जाएँगे कि 1 डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। He also buys a pair of bracelets at a discount of 30%, 30% का डिस्काउंट दिया है और 25 जिसका मार्कअप 2500। मैंने 30% लगाया तो मुझे सेलिंग प्राइस मिला ब्रेसलेट 1750। फिर कह रहा है कि शी गेन्स एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल परचेज। टोटल जो पैसा दिया उस पे भी 10% डिस्काउंट था और उसको कितना देना पड़ा 2100। यानी कि अगर टोटल सेलिंग प्राइस को एक्स माना, टोटल सेलिंग प्राइस अगर एक्स माना, जैसे ये वाला कैलकुलेशन, टोटल सेलिंग प्राइस को अगर एक्स माना, 10% डिस्काउंट देंगे तो 9/10x में बेचेंगे तो उसका वैल्यू 700, एक्स का वैल्यू 7000/3 आ चुका। टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 7000/3। ठीक है, माइनस करके हमने रिंग का सेलिंग प्राइस निकाला, माइनस करके हमने रिंग का सेलिंग प्राइस निकाला 70/3। रिंग का मार्क प्राइस मुझे पता है, सेलिंग प्राइस भी मुझे 1750/3। फिर हमने रेशियो निकाल के डिस्काउंट निकाल लिया 150 175/3, यानी कि 6 बार 25 7 बार 3 उधर जाएगा तो 18 का सामान साथ में बिका है। 11 का डिस्काउंट 18 में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल आ। देखो, कह रहा है 30 लीटर्स ऑफ स्पिरिट वाज मिक्स्ड विद 150। स्पिरिट कितना है? 30 है 150। 30 लीटर्स ऑफ दिस, यानी कि 80 लीटर का मिक्सचर है, में से 30 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर बेच देंगे एंड सम मोर क्वांटिटी ऑफ व्हिस्की कैन वाज एडेड इन द रेशियो 5:6। तो यहाँ से 1/6, यानी कि ये अगर 1/6 बेचेंगे ना, ये भी 1/6 निकलेगा, ये भी 1/6, यानी कि 30 का 1/6 5 निकलेगा तो 25, ये 150 का 1/6 25 निकलेगा तो बचेगा और टोटल क्वांटिटी हो जाएगा एक। सिंपल है, यहाँ से भी फ्रैक्शन निकलता है, यहाँ से भी वो निकलता है, फिर से सेम सेम। फिर कह रहा है कि एंड सम मोर क्वांटिटी ऑफ विस्की एंड स्पिरिट वाज एडेड। क्या मान लो, या 5x, या 5x और स्पिरिट मिक्स। The final quantity of whiskey was 500% of the initial quantity of spirit। 500 क्वांटिटी मतलब 500 क्वांटिटी मतलब 5 गुना। फाइनल क्वांटिटी ऑफ विस्की 500%, मतलब इसका मतलब है 500% का मतलब क्या है? 5 गुना। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट 5 गुना।
150 है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ विस्की 150 है। 125 था पहले, 5x का वैल्यू 50 आ जाएगा। 125 पहले था, अभी 150 है, तो 5x का 25 आ गया, ऐड किया ना। दैट मीन्स x का वैल्यू 5 है, दैट मीन्स x का वैल्यू, दैट मीन्स 30 लीटर्स। आपको पूछा है व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट दैट वाज एडेड, तो भी नहीं, आई डोंट थिंक करने लायक। आपको स्टिल डाउट है तो आप इसको ट्राई टू सॉल्व सम गुड। देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। द कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूल टैंक इज लीटर्स, इट हैज ए लीकेज, लीकेज मतलब ये होता है नेगेटिव एफिशिएंसी, मतलब जो काम को खत्म करता है। इट इज लीकेज व्हिच कुड एम्प्टी इट इन 6 आवर्स, तो लीकेज को मैं एल मान लेता हूँ। कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर्स व्हेन नो टैप इज, a tap is turned on which fills the tank at 10 liters per hour। टैप का जो है, टैप को हम लोग टी मान लेते हैं, 10 liters per hour इसका एक्चुअल एफिशिएंसी if there is no leak, if both tap and leak together take 15 hours in emptying the tank। टैप और लीक को मिलके लगता है 15 घंटा खाली करने में। इसका ये है, इन दोनों का जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो भी नेगेटिव है। 15 और 6 का एलसीएम 30, इधर आ जाएगा 5, यानी कि लीक -5, लीक का एफिशिएंसी इधर आ जाएगा 2, -2, लीक प्लस टैप का। अभी आपको कह रहा है कि -2 है, -5 प्लस लीक का तो -5 है ना, टैप का कितना होना चाहिए, टी इक्वल टू दोनों का -2, टैप का एफिशिएंसी जाएगा 5, उधर जाएगा 5 माइनस के वैल्यू। टैप का एफिशिएंसी क्या है, तो बस सब लोग करते हैं यहाँ पे -5 लगा, लीक -2, लीक प्लस टैंक, -5 प्लस टैंक माइनस टैंक आ गया। अभी आपको बोल रहा है कि ये जो 3 यूनिट है ना, का वैल्यू 10 लीटर पर आवर है, लीटर पर आवर। 3 यूनिट का वैल्यू अगर 10, कैपेसिटी ऑफ द टैंक पी यानी कि यूनिट का वैल्यू होगा। 3 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है, अगर 10 है यूनिट का वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन, ये सही सवाल है।
यहाँ पे कह रहा है द रेशियो ऑफ नमोज इनकम एंड रागाज इनकम लास्ट ईयर तो मैं लास्ट ईयर ही मान लेता हूँ 2024। नमो और रागा का जो इनकम का रेशियो था, द सम ऑफ नमोज एंड रागाज प्रेजेंट ईयर इनकम्स 5124। प्रेजेंट ईयर का इनकम का सम गिवन है, प्रेजेंट ईयर इनकम का सम गिवन है। द रेशियो ऑफ नमोज दिस ईयर इनकम एंड लास्ट ईयर इनकम इज, नमो का जो दिस ईयर इनकम एंड लास्ट ईयर इनकम, लास्ट ईयर और दिस ईयर का जो इनकम का रेशियो है, दिस ईयर और लास्ट का गिवन है, उल्टा कर देंगे तो 5:6 आएगा। और रागा का दिस ईयर इनकम लास्ट 3:2, लास्ट ईयर ज्यादा था कल इलेक्शन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ रागास दिस ईयर इनकम एंड लास्ट ईयर और 3 है, तो लास्ट ईयर मैंने घुमा। अभी देखो बात यह है कि 2024 में नमो का इनकम 10 यूनिट है और 2024 में नमो का इसमें 5 यूनिट, और 2024 में नमो का 5 यूनिट है और 2024 में यहाँ पे 10 यूनिट। 2024 में रागा का 3 यूनिट है और 2024 में यहाँ पे भी रागा का 3 यूनिट ही है, तो ये तीन तो बैलेंस्ड है। तो ये अगर 3x है, ये अगर 3x है, तो आप बोलोगे सर ये 2x है। अगर ये 3x है और ये भी 3 है, तो ये भी 3x है और ये 10x है। तो नमो का जो 2024 में जो 10x है वो यहाँ पे 5 है, तो आप इसको 10 बना दो ना, 12 बना दो, बैलेंस हो गया ना रेशियो। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 था, जबकि 2024 में नमो का सेम होना चाहिए ना, 2024 में नमो का जो इनकम सेम होना चाहिए। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 है, तो 5 को मैंने, ये 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा। सारा इनकम आपके पास ओपन रखा हुआ, ठीक है। कुछ नहीं किया है, मैंने ये देखा कि रागा का जो 2024 का इनकम है, यहाँ पे भी यूनिट है, यहाँ पे भी करने का बैलेंस है। बट नमो का जो 2024 का जो इनकम है, यहाँ पे 10 यूनिट है बट यहाँ पे 5 है, तो मैंने इस 5 को 10 बना दिया, बैलेंस हो गया। अभी बोल रहा है प्रेजेंट ईयर का जो सम है तो 5,124 है प्रेजेंट ईयर का, यानी 2025। नमो और रागा का इनकम का रेशियो कितना है? नमो का 12x है, रागा का है 2x, यानी कि 6:1 का रेशियो है, 1 का रेशियो। अगर मैं बोलूं कि 7 यूनिट, आपको पूछा क्या है? रागा का इनकम लास्ट ईयर पूछा है, लास्ट ईयर। तो रागा का इस साल का निकाल लेते हैं, रागा का इस साल का निकाल लेते हैं। मैं इसको 12 और 2 ही रहने देता हूँ, 12 और 2 रहने दो। रीजन है बिकॉज ये रागा का लास्ट ईयर का अगर निकालना है तो मुझे 3 यूनिट्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 3x का। मैं 2x का निकाल के x निकाल के निकाल, तो जो टोटल 5124 है वो 14x का वैल्यू है। 14x 51 से काट देंगे, 40 बार जाएगा 40, बचेगा 92 से 6 बार जाएगा 84, बचेगा 84 फिर 6। x का वैल्यू 360 है। मुझे रागा का 2024 का इनकम चाहिए, तो 2024 मतलब लास्ट ईयर का, तो 3x, यानी कि देख लेते हैं। 360 इंटू 3 होता है 1080, प्लस 6 इंटू 3 होता है 18, तो हो जाएगा 1। हमने कुछ नहीं किया है, हमने रागा और नाम ने जस्ट बैलेंस किया। जो सेम था उसको सेम बनाया, जो सेम था उसको रहने दिया, सेम नहीं था उसको सेम, दैट्स इट। चलिए चलिए, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं, क्वांटिटी कंपेयर आते हैं।
देखो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ साइना एंड साइना को मैं x मान y मान ले, x प्लस वाई जो है वो, एंड दैट ऑफ सिंधु एंड अश्विनी y था, को z मान ले। एंड द सम ऑफ एज ऑफ साइना एंड अश्विनी, साइना x, अश्विनी z, x प्लस z कितना, सॉल्व कर लेते हैं। ये y प्लस जेड 5 है, x प्लस वाई 55 है, दोनों को माइनस कर दूंगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस एक्स आ जाएगा 10, z प्लस एक्स 75 है, z माइनस एक्स अगर 10, दो इक्वेशन दो वेरिएबल ऐड करो, एक वैल्यू ऐड करने से आएगा, एक माइनस कर, तो z माइनस एक्स और z प्लस एक्स पर ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से z z ऐड हो जाएगा, तो z का वैल्यू आ जाएगा 85/2, यानी कि 85/2 यानी 0.5, z का वैल्यू 42.5 है, z माइनस एक्स 10 है, तो वैल्यू आएगा 30। आपको पूछा एज ऑफ सिन, y का वैल्यू पूछा, x का वैल्यू 32.5 है, का वैल्यू अगर 32.5 है और x प्लस वाई अगर 55 है, y का वैल्यू आराम से आ जाएगा ना 0.5। एज ऑफ सिंधु 22, एज ऑफ साइना, साइना मतलब x, x का वैल्यू है 32, क्वांटिटी 1 से बढ़। यहाँ पे कह रहा है दिनेश, कृपाल एंड नसीर आर थ्री मेसन्स हु आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, एक साथ काम कर रहे, कैन ऐड 324 ब्रिक्स टू द वॉल इन 4। दिनेश, कृपाल और नसीर, ये लोग 324 ब्रिक्स 4 घंटे में ऐड कर सकते हैं। एक घंटे में कितना कर सकते हैं, मैं बोलूंगा 324/4, किया जाएगा 81। देख लेते हैं क्या 81 होगा, एक घंटे का एफिशिएंसी, एक घंटे में ये 81 ब्रिक्स ऐड कर सकते हैं। दिनेश कैन ऐड एज मेनी ब्रिक्स मोर देन कपिल, दिनेश कैन ऐड एज मेनी देन कपिल एज कपिल कैन ऐड मोर देन नसीर, कपिल नसीर से ज्यादा ऐड कर सकते हैं। दिनेश कपिल, तो डी माइनस के जो होगा वो इक्वल्स टू होगा के माइनस एन। यहाँ से हम बोल सकते हैं के जो है वो डी और एन का एवरेज है, ये बोल सकते हैं के जो है वो डी और एन के बीच, जैसे इससे भी मैं बोल सकता हूँ डी और एन का एवरेज ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे, दिनेश कैन ऐड एज मेनी ब्रिक्स एज कपिल कैन ऐड ड्यूरिंग 9 आवर्स। दिनेश 8 घंटे में जितना ब्रिक्स ऐड करेगा, कपिल 9 आवर्स में, यानी कि का जो एफिशिएंसी, दिनेश और कपिल का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 9 और 8 है। मैं इसको 9x और 8x मान, यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा कि कपिल तो होगा, कपिल तो मेरे पास है 8x,
दिनेश हो गया 9x प्लस n बाई 2। मैं सॉल्व करूंगा, n आ जाएगा 16 - 9 7x, n का वैल्यू आएगा 7x। ठीक है, n का वैल्यू आया 7x। अभी देखो पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स एडेड बाय कपिल एंड नसीर इन 1 आवर। कपिल का एफिशिएंसी 8x, नसीर का 7x, इन दोनों का मिला के 15x। टोटल नंबर ऑफ एक्स दिनेश एंड कृपाल, दिनेश एंड कृपाल सॉरी, डी एन एन, डी का कितना है, का 9x है, और के का कितना है, के का 8x है, तो दोनों का सम होगा 17x। तो एक्स नहीं निकाल के भी बोल सकता हूँ, क्वांटिटी एक्स निकालने का जरूरत नहीं है, 17x तो एक्स से बड़ा ही होगा। है ना, है ना, क्लियर है ना। हमने क्या किया, पहले देखा कि 24 4 घंटे में डालते हैं, 1 घंटे में तीनों मिलके 81 डाल देंगे। दिनेश के नैरेज में फिर देख लिया कि है, कपिल जो है वो दिनेश और नसीर का, कृपाल जो है वो दिनेश और नसीर का एवरेज से आता है। फिर मैंने यहाँ पे और एक स्टेटमेंट से देखा कि ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 8 आवर्स में दिनेश जितना डाल सकता है, कृपाल उतना 9 आवर्स में डालता है। तो दिनेश इंटू 8 इज इक्वल कृपाल इंटू 9। दिनेश बाई कृपाल 9/8, 9x 8x ले लिया, वहां से नसीर आया 7x, फिर एफिशिएंसी ऐड करके देख लिया कि ये वाला देखिए। यहाँ पे बोल रहे हैं रणबीर, सारा नाम है, रणबीर को मैं ए मान लेता हूँ, रणवीर को मैं बी मान लेता हूँ, और रणविजय को मैं, रणवीर इन्वेस्टेड 10% मोर देन रणवीर, ए इन्वेस्टेड 10% मोर देन बी, तो बी अगर 10 है तो ए होगा 11। एंड रणवीर इन्वेस्टेड 10% लेस देन रणविजय, 10% लेस देन रणविजय मतलब सी अगर 10 है तो ये, मैं रेशियो को चुपचाप पहले मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 10 9, ये का इन्वेस्टमेंट का रेशियो। द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल 3 पर्सन इज 13,005। द इन्वेस्टमेंट मेड बाई रणवीर इंक्रीजेस बाई 10%, इसका तो जरूरत ही नहीं। द इन्वेस्टमेंट मेड बाई रणबीर, रणबीर कौन था, ए, इंक्रीजेस बाई 10%, तो 99 का 10% यानी कि 9.9 बढ़ जाएगा, ये बनेगा आपका 108.8। फिर बोला है कि इफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय रणविजय डिक्रीजेस बाय 9%, रणविजय कौन था, सी, 9% यानी कि 9 घटेगा तो बच जाएगा 91। ये तो ऑफ कोर्स से बड़ा, ये तो इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर
प्लीज ट्राई कीजिए। देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए मग कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का कोई मिक्सचर है, ठीक। 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। मिल्क एंड वाटर का कोई मिक्सचर, अगर 20% ऑफ द मिक्सचर में निकाल दूं, द रिमेनिंग मिक्सचर विल हैव 16 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। 20% अगर मिक्सचर निकल रहा है, मिल्क भी 20% निकलेगा। इसका मतलब मिल्क जो है वो 5 से 4 हुआ होगा। 5 से 4 हुआ होगा, 20% निकलेगा। 4 का वैल्यू अगर 16 है तो 5 का वैल्यू होगा 20, यानी कि मिल्क पहले 20, फाइनली 16। फिर कह रहा है, इतना ही बोला है, फिर कह रहा है द मग इज 20%। अच्छा, द मग इज थर्ड फुल। इस सिचुएशन में मग कंटेंस जो है, इसमें मग 66.67 मतलब थर्ड फुल है। क्वांटिटी 1 कह रहा है इफ द मिक्सचर हैज एटलीस्ट 1/6 वाटर। एटलीस्ट 1/6 वाटर है। व्हाट इज द कैपेसिटी? द मिक्सचर हैज एटलीस्ट 1/6, मतलब 6 में 1 पानी है तो 5 दूध होगा। लेकिन 5 का वैल्यू अगर 20 है तो 1 का वैल्यू 4 होगा। 5 का वैल्यू अगर है ना, यहाँ पे 20 है ना, तो 5 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू 4 होगा, यानी कि वाटर इसमें 4 है। ये मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर है तो इसका टोटल क्वांटिटी 24 लीटर हो गया। जो भी है। और आपको बोला था कि ये जो है, ये जो मग है, ये 2/3 फुल है, मतलब थर्ड का वैल्यू 24 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 30 का मतलब जो कैपेसिटी है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 36, ग्रेटर देन इक्वल टू 36, ग्रेटर देन इक्वल। वाटर मिनिमम है ना भाई, वाटर मिनिमम है तो क्वांटिटी मिनिमम जो है वो 24, थर्ड ऑफ द 24 कैलकुलेशन करने से टोटल जो है वो 36। यहाँ से मेरा ये इंफॉर्मेशन मेरा हो चुका। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता 15 ml ऑफ वाटर कैन फिल द मग अप टू द ब्रिम। मतलब अगर मैं 15 लीटर पानी डाल दूं, मग जो है वो भर जाएगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्स इन द। 15 लीटर पानी डालने से वो भर जाएगा, वो ऑलरेडी 2/3 फुल है, यानी कि में से 2 ऑलरेडी भरा हुआ है टोटल में। यानी कि मैं एक जो डालूंगा जिससे भर जाएगा, उसका वैल्यू ही तो 15 लीटर होगा। ये आपको बोला है कि इस आपका अगर 3 है तो 2 ऑलरेडी फुल है, इसका मतलब एक बचा हुआ है। एक जो बचा हुआ है उसको अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, एक को अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो वो फुल हो जाएगा। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 15 लीटर है। एक यूनिट का वैल्यू अगर 15 लीटर है तो 2 लीटर। इसका मतलब ये जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है। तो 10 अगर दूध है तो 10 पानी होगा। आपको पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्स। 10/30 यानी कि 1/3 पक्का आंसर है, 33। और ये ग्रेटर 36 से बड़ा या इक्वल होगा इसका मान जो है। पहला वाला आसान था, सेकंड वाला तो उतना
15 ml ऑफ वाटर अगर पूरा भर दे, थर्ड फुल था, मतलब वन थर्ड का वैल्यू 15 है तो पूरा का वैल्यू 45 है। तो वन थर्ड का वैल्यू 15 है, पूरा का वैल्यू 45 है, जिसमें से 30 ऑलरेडी भरा हुआ है और 15 देखो, ये शॉपकीपर बॉट 15 पेंसिल और 300 रुपए में खरीदा और 375 में बेच दिया। तो अगर मैं सीपी और एसपी के रेशियो का बात करूँ तो, और 375, 3 का टेंशन मत, कट जाएगा। तो मैं तो अगर काटूंगा 25 से, तो आपका कट जाएगा ये 12 बार, ये कट जाएगा, और यानी कि 15 बार। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए स्केल, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए, ये क्या है, ये पेंसिल है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए स्केल इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेंसिल, द परसेंट प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम selling the scale is same as that of the pencil. The selling price of a परसेंटेज प्रॉफिट सेम है, यानी 25, यानी कि 4 और 5 का रेशियो आना चाहिए। परसेंटेज प्रॉफिट तो 25%, यानी कि 4 और 5 का रेशियो आना चाहिए। और आपको बोला है कि द कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ स्केल जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल के बराबर है। मैं इसको 12 तो नहीं रखूंगा, 12 तो नहीं रखूंगा, 5 से घटेगा ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 12 की जगह 60 बना देता हूँ, 60 बना देता हूँ, 12 5, इसको मैं बना देता हूँ 5। 12 15 था ना, रेशियो 12 और 15 था, मैंने इस 12 को 60 बना दिया तो 15 बन गया 75। मैंने, बिकॉज ये 60 डालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए स्केल इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल। 60 डाला, 60 डाला, 5 यूनिट का वैल्यू अगर 60 है तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा। समझ में आया ना चीज, बिल्कुल आसान है। हाँ सूरज, हाँ मनीषी है, देख लिया।
अलग भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि बन जाए। देखो अभी मैंने 60 और भी ले सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी ले सकते हैं। फिर आपको बोल रहा है फिर आपको बोल रहा है कि ऑब्टेन फ्रॉम ये हो गया। ये कैसे किया? क्योंकि बोला है कि परसेंटेज प्रॉफिट सेम था, 4 और 5 का रेशियो है। अभी 5 की जगह मैंने 60 लिखा है, मैं 4 की जगह में 8 लिखूंगा, फिर मैं इसमें एक्स डाल बैलेंस हो। फिर बोला है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20। मैं अगर बोलूं एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है, बोलेंगे सर एक पेंसिल का प्राइस 300 बाई 50 है, यानी 20 है। 20 है, यानी कि 60x का जो वैल्यू है वो 20 है, यानी कि 6x का वैल्यू। मुझे क्या चाहिए? मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है। एक स्केल का कॉस्ट प्राइस 48x है, 6x का वैल्यू अगर 2 है, 6 8 48 होगा, 8 16 हो जाएगा, यानी कि 48x का वैल्यू जो है, एक स्केल का दाम निकल गया मेरे पास। 20 स्केल का पूछा है। और 50 पेंसिल, तो 50 पेंसिल का x का क्या, और 48x का आपका 22 बोला। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। देखा, मैं एक काम करता हूँ, इसको 120 बना लेता हूँ। ये 4 और 5 के रेशियो में होना चाहिए, क्योंकि सेम प्रॉफिट है 25%। 120 होगा, 5 का वैल्यू 120, तो एक का 24, 4 का वैल्यू 4 गुना 24, यानी कि 9, डबल हो जाएगा सिर्फ। फिर आपको पता है कि एक पेंसिल का दाम 15 पेंसिल का 30 है, तो एक का 20 है, यानी कि 60x का 20 हो गया, 6x का वैल्यू 2 हो गया, मुझे 96x का वैल्यू चाहिए, यानी कि 96x का जो वैल्यू है, ठीक है, यानी कि एक स्केल का दाम 32 है, मुझे 20 का पूछा है। ठीक है ना? सिंपल डायरेक्ट रेशियो बैलेंसिंग, हैवी नहीं करना। देखो सवाल को देखो, ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो डेटा को देख लो अच्छे से। मैं 1 मिनट
देखो, आपको कह रहा है ए सोसाइटी हैज़ 3 सेक्टर्स ए, बी एंड सी। सेक्टर हैज़ a सर्टेन नंबर। 3 सेक्टर है, ए एक जगह है, बी एक जगह है, सी एक शॉप्स है। ए में शॉप्स है, बी में कुछ शॉप्स है। द पाई चार्ट गिवन बिलो परसेंटेज the total number of shops that were open in the 3 sectors Monday and Tuesday respectively। का मतलब ए में जितने शॉप्स है, मतलब मान लो कि ए में ए शॉप्स है, ये 30% शॉप्स ओपन थे। बी में जितने भी शॉप्स है उसके 40% शॉप्स मंडे को ओपन थे। सी में जितने भी शॉप्स है उसके 30% शॉप्स मंडे को ओपन थे। सिमिलरली ए में जितने शॉप्स है उसके 30% मंडे को भी ओपन थे। नॉट नेसेसरीली सेम शॉप्स बट 30% ओपन। बी में 50% ओपन थे और सी में 20। इतना ही डेटा गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। लेट्स सी द क्वेश्चन ट्राई। सवाल में कह रहा है इन द 3 सेक्टर्स ईच शॉप वाज ओपन आइदर ऑन मंडे और ट्यूसडे बट नॉट ऑन बोथ। का मतलब ये है कि शॉप है ना, वो या तो मंडे को ओपन था या तो ट्यूसडे को ओपन। तो ये है कि आप एक, इसका मतलब ए में जो 30% शॉप्स ओपन है मंडे को, ए में जो 30% शॉप्स ओपन है ट्यूसडे को, वो दोनों अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? मतलब ए के जो 30% ओपन है, 30 शॉप मान लो ओपन है, तो ए में 100 में से 30 शॉप अगर मंडे को ओपन है, ट्यूसडे में 100 में से जो 30 शॉप ओपन है वो अलग है, मतलब 40 शॉप क्लोज्ड है दोनों दिन। समझ, ये तो समझ सवाल के अनुसार। ये आपको बोला है, ये आपको बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ द टोटल शॉप्स इन सेक्टर ए, बी एंड सी 9:X, टोटल नंबर 9:X, टोटल नंबर ऑफ शॉप ओपन कितने होंगे? चलो निकाल। ए में 30% शॉप्स ओपन है, 30% मंडे को, 30 को ओपन। यहाँ पे ये भी बोला है कि शॉप वाज ओपन आइदर ऑन मंडे और ट्यूसडे। तो 30 ओपन है, फिर जो ट्यूसडे को 30 बोल रहा है ना कि ईच शॉप वाज ओपन आइदर ऑन मंडे और ट्यूसडे। हर एक शॉप इधर मंडे को ओपन था या फिर ट्यूसडे को ओपन। अगर इसमें टोटल 10x मान, 10x शॉप्स अगर मंडे को ओपन, 3x ए के ओपन थे, 4x बी के ओपन थे और 3x के ओपन। बाद अगर मैं इसको अगर 10y मान लेता हूं, में से 3y ओपन थे, 5y बी के ओपन थे, वाई सी
ए और सी का तो मुझे रेशियो पता है। ए और सी का तो मुझे पता है ना। ए में कितने शॉप्स हो गए? ए में हो गए आपके एक्स प्लस 3y। में कितने हो गए? सी में हो गए 3x। एलसीएम लेके काट देता हूँ, जाएगा 8x बराबर 9x। यहाँ से आ जाएगा x। तो मैं बोल सकता हूँ कि x और y का जो रेशियो है 2 और 1 है। x के जगह में 2 रख सकता हूँ, 8 हो गया, फिर 6 टोटल। क्यों गई बात है तो y की जगह में 1 रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ शॉप ए में कितने? इधर 6 और इधर ए में 9 है। 6 2 8 जाएगा 8 5। क्योंकि देखो इसमें 6 आ रहा है, इसमें इसमें 6 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। ए में 6 3 9 ही है ना यहाँ पे। अगर नहीं होता तो चेंज करते। यहाँ पे फिर सी में देखो 6 है, यहाँ पे 2 है, 8 ही है। ये भी तो 5 और 8 13 ही होगा ना। बढ़िया सवाल। ये लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिक था कि ईच शॉप वाज ओपन, मतलब कोई भी दिन कुछ क्लोज नहीं था। मतलब सॉरी, मतलब हर एक दिन, मतलब हर शॉप एक ना एक दिन ओपन था। फिर मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, हर एक शॉप अगर एक दिन ओपन था, हमने क्या किया कि हम एक्स वाई में कन्वर्ट किया। ए और सी का टोटल रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो नहीं, वो एक मुझे पता चला कि ये 20 ये 10, यानी कि 2 और 1 का रेशियो है। रेशियो के हिसाब से अलग अलग अमाउंट निकाला और देखा कि ये ऐड करने से 9 आ रहा है, ये 13 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये सवाल, सेक्टर ए 18 shops were open on Monday and 36 were open on सेक्टर बी। आप डेटा का फोटो ले लो। फिर डेटा को मैं इस टीआई के सामने लिख लेता हूँ। सेक्टर ए में 18 ओपन था मंडे को, 36 ओपन था। सेक्टर ए में 18 ओपन था मंडे को, 36 ओपन था। सेक्टर बी में 20 शॉप्स क्लोज थे ट्यूसडे, 20 ट्यूसडे। 8%। सेक्टर बी में 20 क्लोज थे। अभी ए में 18 शॉप मंडे को ओपन है, तो ए में 30%, या ओपन शॉप्स 18, 30%। ओपन शॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन 30% अगर 18 है तो 100 जाएगा, 6 18, 10 10 6 जा 60 का मतलब टोटल 60 शॉप्स है। फिर यहाँ पे 6 मंडे को 60 शॉप्स ओपन। फिर बोल रहा है कि ए में 36 थे ट्यूसडे। ए में 30 वैल्यू है, वो 30, पहले 30% तो 100% क्या है, 30% 100% का मतलब 120 शॉप ओपन थे टोटल।
फिर आपको बोला है कि 60 शॉप्स टोटल मंडे को ओपन थे, तो बी में 40% ओपन थे, सी का 40%, सी का 40%। ट्यूसडे का देख लेते, ट्यूसडे में 120 शॉप्स ओपन थे, तो बी के 50%, आधे शॉप्स में आधा शॉप ओपन था, शॉप्स ओपन थे ट्यूसडे को। शॉप्स अगर ट्यूसडे को ओपन है, 20 अगर क्लोज्ड है, तो बी में टोटल 80 शॉप है, सी में टोटल 80 है, क्योंकि क्लोज्ड गिवन है, मैंने ओपन डेटा से निकल शॉप, बी में टोटल 80 शॉप है। मैं आपको कह रहा है जिसमें आपको बताना है कि मंडे को आपको बताना है कि व्हाट परसेंटेज वर क्लोज्ड ऑन मंडे। ओपन देख लेते हैं कितना है मंडे को। ओपन मंडे को 40% है, टोटल 60, 40%, 24, 24 अगर ओपन है, क्लोज्ड कितने आएंगे आप बोलेंगे सर 50, कितने क्लोज्ड है वही पूछा। 7/10 यानी 70% शॉप्स क्लोज थे, 20% राइट आंसर। क्या क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, मेडिकल लेवल में टॉप 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 नॉच वाले। और सही के देख लेते हैं। सवाल को पढ़ लेते, ऑल द शॉप्स इन सेक्टर सी वेर ओपन ऑन मंडे एज वेल एज ऑन ट्यूसडे। हर एक शॉप मंडे ट्यूसडे दोनों दोनों दिन ओपन था। सेक्टर ए में 36 शॉप्स मंडे को ओपन, सेक्टर सी में दोनों दिन ओपन। सेक्टर ए में मंडे को 36 ओपन था, ट्यूसडे को कितना? सेक्टर ए में 36 ओपन था मंडे से, पूछा है ट्यूसडे में कितना, और आपको ये भी बोला सी में हर एक शॉप ओपन दोनों दिन। क्या मतलब, मंडे को जितने शॉप्स ओपन थे उसको एक्स मान लो, ट्यूसडे को जितने ओपन थे उसको वाई मान लो। आपको कह रहा है कि सारे शॉप्स ओपन थे, तो मतलब 40% शॉप्स ओपन थे ना, 40% एक्स, और वही सारे शॉप्स ट्यूसडे को ओपन थे, बराबर 30% ऑफ एक्स इज 20% ऑफ वाई, तो का 20 अगर है, मतलब एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा वो 2 और 3 का है। एक्स अगर 2 है तो वाई 3 है, एक्स और वाई का रेशियो। आपको कह रहा है कि 36 शॉप्स मंडे को ओपन थे ए के, ये जो एक्स और वाई का रेशियो 2 और 3 है। फिर कह रहा है कि एक्स और वाई का रेशियो मिटा देता था। फिर कह रहा है, फिर क्या कह रहा है देखते हैं। फिर ये कह रहा है कि मंडे को 36 शॉप्स ओपन थे, इसका मतलब मंडे का डेटा जो 30% ऑफ द ओपन शॉप्स, वो 36, 100% टोटल ओपन शॉप्स कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 12 इंटू 100%, 120। इसका मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 120 है, 3 यूनिट का वैल्यू 180 होगा। एक्स और वाई का रेशियो 2 और 3 था, और मुझे पता है कि 30 शॉप्स मंडे को ओपन है ऑफ द ओपन शॉप,
मतलब 120 शॉप टोटल है, यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू अगर 120 है, यूनिट 180 है, मतलब 80 शॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ट्यूसडे को ओपन है। आपसे पूछा ए में कितना होगा, कि अगर मैं चलिए आइए। आपको कह रहा है ट्यूसडे में 25% ऑफ सेक्टर ओपन था और 60 शॉप्स इन द सेम सेक्टर क्लोज था। देखो में 25% ऑफ द शॉप्स ओपन थे, 75% क्लोज्ड होगा, तो 75% का वैल्यू में टोटल कितने, 3 टोटल 80 शॉप है। जिसमें ट्यूसडे को 25 क्लोज्ड थे, 20 ओपन थे। मंडे में कह रहा है 64 शॉप्स वेर ओपन इन सेक्टर बी। मंडे को 64 शॉप्स वेर ओपन इन सेक्टर बी। मंडे को जो 4 शॉप्स वेर ओपन इन सेक्टर बी। सेक्टर बी में कितने परसेंट शॉप्स ओपन, टोटल ओपन शॉप 40%, यानी कि 40% ऑफ टोटल ओपन शॉप्स का वैल्यू 40%, अगर 64 है तो परसेंट हो जाएगा 30, ठीक है, और 10% हो जाएगा 16। ये एक्चुअली बी से सी ही निकालना है, क्या बात है ना, क्या बात चल रहा है क्वेश्चन में भी सी के बारे में। ऑन मंडे इफ 4 शॉप्स वेर ओपन इन सेक्टर बी, हाउ मेनी शॉप्स वेर क्लोज्ड इन सेक्टर सी में कितने शॉप्स क्लोज्ड है वो पूछा है। टोटल शॉप्स पता है, ओपन निकाल दूंगा तो पता जाएगा, ठीक है ना। ये सब देखो, में 30% शॉप्स ओपन, 10% 60% वैल्यू हो जाएगा 60, यानी कि 48 शॉप्स मंडे को ओपन है। मंडे को 48 शॉप्स ओपन है, क्लोज्ड है भाई। में से मंडे को अगर 48 शॉप्स ओपन, फ्रेंड्स चलिए हम अगला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व। में कह रहा है सॉल्व द गिवन इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई, ए बी सी आर कांस्टेंट। ए बी सी आर कांस्टेंट है, एक्स वाई पे दो वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 है, ए एंड डी आर रूट्स ऑफ है, इज द स्मॉलेस्ट अमंग। फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसके ए और बी है, तो जो अगर मैं सम ऑफ द रूट्स देखूं इस वाले इक्वेशन, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से इक्वल्स टू
ए उधर चला जाएगा, 2a प्लस, और एक इक्वेशन आएगा a इंटू बी। ये वाला जो इक्वेशन है दूसरा वाला, उसके c और d है, तो c प्लस डी, सम ऑफ द रूट्स देखो, c एंड d इसके रूट है, सम ऑफ द रूट्स ये प्लस डी इक्वल्स टू डी प्लस 3 आ जाएगा डायरेक्ट मेरे। सी आ रहा है, सी आ रहा है 3, के बाद आएगा बी माइनस ए, निकाल दूंगा तो बी प्लस ए बी इक्वल्स है ए, और बी प्लस 3 रख देता हूँ, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। बी स्क्वायर प्लस 200 डिफरेंस 3, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये गलत है। मैं भी 100 देख के सोच रहा था, क्वेश्चन को रहने दो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है कि डेटा सफिशिएंसी का बताना है कि स्टेटमेंट सवाल का आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, एक कार्ड्स का डेक है, वहां से वन रैंडम कार्ड इज रिमूव, एक कार्ड को रिमूव करके अलग से रख दिया है केप्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए फेस कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग डेक? फेस कार्ड्स कौन से? फेस कार्ड्स होते हैं और डेक। एक होता है ऑनर कार्ड, ये होता है ए, ये होता है कार्ड, फेस कार्ड, ये तीन। ये कह रहा है कि रिमेनिंग डेक से एक कार्ड को निकाल दिया गया है, रिमेनिंग डेक से फेस कार्ड निकालने का। स्टेटमेंट वन कह रहा है इन द रिमेनिंग डेक द नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड्स कितने? आप बोलोगे सर रेड फेस कार्ड्स डायमंड के क्वीन जो जैक, और सिमिलरली हार्ट्स के, और ब्लैक जो है वो होगा स्पेड, स्पेड का होगा 3, और होगा स्पेड और एक ब्लैक में क्या को क्या बोलते हैं, क्लब, क्लब्स का होगा, यानी कि 6 फेस कार्ड होता है ब्लैक, 6 होता है रेड। तो अभी बोल रहे हैं कि रेड कार्ड, रेड फेस कार्ड और ब्लैक फेस कार्ड इक्वल, इसका मतलब फेस कार्ड हमने निकाला ही नहीं है, फेस कार्ड हमने निकाला ही नहीं है, टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। आंसर आ सकता है, आंसर आ सकता है।
तभी होगा अगर हम फेस कार्ड नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नंबर्ड कार्ड। नंबर्ड कार्ड कौन सा होता है, से लेके फ्रॉम द रिमेनिंग डेक इज 12/17, मतलब रिमेनिंग डेक में कितने कार्ड से 50, 12/17 करके 36/50 का मतलब 36 की भी नंबर्ड कार्ड्स है। एक एक सूट में 2 से लेके 10 तक यानी कि 9 कार्ड्स होते हैं। यानी कि जो निकाला गया है नंबर कार्ड निकाला नहीं, से पता नहीं चलेगा। जो निकाला गया है वो अभी भी अनश्योर है कि वो जो कार्ड है फेस कार्ड है या फिर एस है, फेस कार्ड है या फिर एस, पता नहीं है। क्योंकि हमको अभी तक ये पता है कि 36/51 मतलब 36 का 36 नंबर कार्ड्स अवेलेबल है। नंबर कार्ड 2 से 10 तक होता है। डायमंड का 9 होगा, हार्ट्स के 9 होंगे, पेड के 9 होंगे और क्लब्स के 9 होंगे। कार्ड अभी भी है, बट 36/51 ये पता नहीं चलता। कार्ड निकाला गया है वो अ, तो वो नंबर कार्ड तो नहीं है, श्योर है वो। अगर नंबर कार्ड नहीं है क्या हो सकता है, या तो हो एक फेस कार्ड है या फिर एक ऑनर कार्ड है, तो वो अभी तक श्योर नहीं है, तो इसलिए हम बता नहीं सकते फेस कार्ड का प्रॉब्लम। सवाल कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 9x। आर्टिकल ए प्राइस है 9x, विच इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 11.1, 1/9। 9 में 1 का डिस्काउंट। द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग आर्टिकल ए इज 2। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल है वो सेम है सेलिंग। आर्टिकल बी इज मार्क्ड अप बाय 75% अबव इट्स 5%। 4 से 3 मार्कअप होगा, 4 में मतलब 4 से 7 होगा, 8 से 14 हो जाएगा। 4 को 8 बनाएंगे तो 7 बनेगा, 8x, तो ये 40 एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%। प्रॉफिट मतलब एक प्रॉफिट जाएगा 3। अब बोलेंगे कि 8 का सामान जाएगा 12। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, ये बताना है। एक्स का वैल्यू बता दो, हो जाए। यहाँ पे मुझे पता है कि ये पता है कि इस 200 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग बोथ द आर्टिकल्स इज 600 से आ जाएगा। में अगर 200 का प्रॉफिट हुआ है और टोटल प्रॉफिट 600 है, यानी कि ट्रांजेक्शन में 400 का प्रॉफिट, अभी तो 600 है यानी कि 400 का, ये जो 4 यूनिट है ना 4x का वैल्यू 400 है। यहाँ से x आ जाएगा तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 600 लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। यहाँ से भी आ जाएगा, क्यों? बिकॉज हमको प्रॉफिट पता है। फर्स्ट केस पता है, फर्स्ट केस में 200 का प्रॉफिट था तो ये 200 कम होगा सेलिंग प्राइस से। ये 8x माइनस 200, 8x माइनस 200, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए 600 लेस देन द सेलिंग प्राइस आर्टिकल बी। इक्वेशन लगाएंगे, 600 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए नंबर सीरीज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में क्या है, ए 20, बी के बारे में बोला है, बी स्क्वायर ऑफ ए सिंगल डिजिट ऑड नंबर विच इज ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 सिंगल डिजिट ऑड नंबर सिर्फ है 9, जो है 9 का स्क्वायर 80। फिर सी है
द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 81 है, 5 मोर देन द क्यूब स्मॉलेस्ट कंपोनेंट 4 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट 4 डिफरेंस इज 5 मोर देन स्मॉलेस्ट कंपोनेंट 9 का डिफरेंस 69 का डिफरेंस है और बी ए से बड़ा है तो बी 81 है, ए कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर इतना ही होगा 12। तो इन दोनों में डिफरेंस B is 160 less than the product A and B 12 माइनस जाएगा 12 810 800 800 मुझे लगता है ये डिफरेंस से बना पैटर्न है 12 1 812 1812 यहाँ पे 1000 का गैप है, आप यहाँ 12 का गैप है तो यहाँ से 8 क्यूब 6 क्यूब होना चाहिए, ये 5 क्यूब और ये 6 क्यूब, ये 4 क्यूब 2 क्यूब, ये 2 क्यूब है ऑलरेडी 8 है ना, ये डिफरेंस 8 है, ये डिफरेंस अगर 8 है 2 क्यूब है, ये 8 क्यूब है, ये 10 क्यूब है तो इधर 4 और 6 आना चाहिए, यानी कि 1 इज द रॉन्ग। समझ, बस ये 2 क्यूब है, ये 8 क्यूब है, ये 10 क्यूब, गड़बड़ होता है उसका भी रॉन्ग होता है कि 1 इज 1 रॉन्ग। 81 if there is another series starts with the wrong term of the then the last term of the series 81 अगर है फर्स्ट टर्म तो लास्ट टर्म कितना होगा ये देखो क्या होगा, फर्स्ट टर्म है तो टर्म क्या होगा, पैटर्न तो सेम है, यानी कि पहला डिफरेंस 2 क्यूब होगा, फिर 4 क्यूब होगा, फिर 6 क्यूब होगा, फिर 8 क्यूब होगा, फिर 10 होगा, 10 क्यूब। इसका मतलब ये है कि नंबर में जो डिफरेंस है 1800 का 81 और लास्ट नंबर में भी वही डिफरेंस, दोनों नंबर में डिफरेंस है, लास्ट नंबर एस, यानी कि ये वाला नंबर 1800 ज्यादा है, यानी कि बीच के नंबर्स निकाल जरूरत नहीं, डिफरेंस तो same आएगा ना, 8 ऐसे आएगा तो डिफरेंस है ना। ये वाला क्वेश्चन रिवीजन देख लेते हैं। बोथ सीरीज हैव वन मिसिंग टर्म एक्स एंड वाई, टर्म है ठीक, देखो ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिवाइडेड बाई इंटू, यहाँ होना चाहिए डिवाइडेड बाई 8, आगे होना चाहिए इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, 6 डिवाइडेड बाई 8 10, यानी 72/8 आपका आंसर है। वाई वाला सीरीज है 125 डैश वाई, ये 15 का गैप -3 प्लस 15 माइनस ये प्लस ये सम 15 30 का डबल 30 60 8 का डबल है क्या देखो
195 से y का जो वैल्यू है वो 190 भी बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू y इज एग्जैक्टली 10 टाइम्स ऑफ x तो 9 है और y both x and y are odd natural करेक्ट द पॉजिटिव डिफरेंस x एंड y यानी कि 195 और 9 में जो डिफरेंस है 1 का डिफरेंस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 नहीं तो इसका यहाँ पे क्या है यहाँ पे इट्स ओनली 2 करेक्ट है तो ठीक है नहीं इसका तो गाइस लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है हमारे देख लेते हैं देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बोला वन ऑफ द रूट वन और a प्लस टू एक रूट है और b माइनस टू रूट है एक रूट अगर a प्लस टू है तो सम 3a है सम अगर 3a है और एक रूट अगर a प्लस टू है सम 3a है ना एक रूट a प्लस टू है इस उसमें मैं बोल रहा हूँ तो बेटा ले सकते हैं सम 3a है एक रूट a प्लस टू है माइनस कर आ जाएगा ये आ जाएगा 2a माइनस एक रूट है a प्लस दूसरा रूट है 2a प्रोडक्ट ऑफ द पार्ट है इस वाले टर्म से मैं 2 को कॉमन निकाल के 108 से अगर काट दूं तो प्लस 2 a माइनस 9 6 या 50 ए 7 पुट करने से a का वैल्यू 7 ए और बी चाहिए क्योंकि देखो ए और बी चाहिए बल्कि कुछ एक ए का वैल्यू यहाँ पे बोला है एक रूट बी माइनस थ्री है सम ऑफ द रूट होगा माइनस एक रूट है बी माइनस एक रूट है बी प्लस थ्री प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी बाई ए यानी कि कम है तीन जाता है 9 3 जा 20 है तो बी को अगर मैं 6 रख दूं 6 माइनस थ्री ए का वैल्यू 7 बी का वैल्यू रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर ए माइनस बी 7 माइनस नहीं है ए इंटू बी प्राइम नंबर नहीं है ए प्लस बी 7 प्लस 6 13 एक प्राइम नंबर है ऑल फॉर टुडे सेशन होप आप थोड़ी होगा और थोड़ा आपने भी किया होगा ऐसे सेशंस इन कहता है कि आप एटलीस्ट पेपर को डायरेक्शन द बेस्ट टू एवरीवन जो सब में जा अब कमेंट सेक्शन